Franchising Your Business, An Owner's Guide to Franchising as a Growth Option. Book by Donald D. Boroyan and Pat Calloway. About book. क्या आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हैं? क्या आप अपना बिजनेस और आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर आपके पास कोई आइडिया नहीं है? तो इसका जवाब है फ्रेंचाइजिंग। एक फ्रेंचाइजिंग बिजनेस चलाने के लिए जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो भी सवाल और डाउट आपके माइंड में है, उसके जवाब आपको इस समरी में मिलेंगे। तो चलिए, देर किस बात की, आज और अभी से आपकी फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होती है। ये समरी किस किस को पढ़नी चाहिए? एंटरप्रेन्योर को, जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। ऑथर के बारे में, डोनाल्ड डी बोरोयन एक ऑथर, स्पीकर, कंसल्टेंट और साथ ही फ्रैनकॉप इंक के फाउंडर हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री में एक स्पेशलिस्ट मानी जाती है। डोनाल्ड बोरोयन और उनकी कंपनी अब तक 10,000 से भी ज़्यादा कंपनीज को कंसल्टेंसी सर्विस दे चुके हैं और इनके क्लाइंट लिस्ट में हर्शी, नेस्ले और पॉपाइज फ्राइड चिकन जैसी कंपनीज के नाम शामिल हैं। पैट्रिक कैलोवे डोनाल्ड के ग्रैंडसन हैं। पैट्रिक इंटरनेट के जरिए अपने ग्रैंडफादर की कंपनी फ्रैनकॉप की 21st सेंचुरी में आए बदलावों को अपनाने में और एफिशिएंट तरीके से काम करने में मदद करते हैं। इंट्रोडक्शन। क्या आपके बचपन की यादों में फास्ट फूड और जंक फूड खाना शामिल था? क्या आप कभी ये सोचकर हैरान हुए कि क्यों हमें करीब करीब हर शहर में एक मैकडॉनल्ड्स तो ज़रूर मिल जाता है? बिजनेस फ्रैंचाइज इस सेंचुरी का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है और हो भी क्यों ना, ये कन्वीनियंट है और आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन यहाँ हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, किसी भी तरह के फ्रैंचाइज बिजनेस को खोलने से पहले आपको बहुत सारे फैक्टर भी चेक करने होंगे। ये समरी आपको बताएगी कि आप फ्रैंचाइज बिजनेस खोलने के लिए फिट हो या नहीं, और आपका बिजनेस आइडिया फ्रैंचाइजेबल है भी या नहीं। क्या फ्रैंचाइजिंग वाकई में इतना आसान होता है, जहां हम पहले से जमे जमाए बिजनेस के नाम का फ़ायदा उठा सकें? तो आइए इस समरी के साथ आगे बढ़ते हैं, जो आपको एक सक्सेसफुल फ्रैंचाइजी चलाने के बेसिक रूल्स और ट्रिक्स सिखाएगी। द रूल्स हैव चेंज्ड। इंसान ने सिविलाइजेशन के दौरान बड़ा लंबा सफ़र तय किया है। गुफाओं में रहने से लेकर आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले दौर तक इंसान ने काफ़ी कुछ देखा और सीखा है। सच तो ये है कि जब से दुनिया बनी है, इसमें लगातार बदलाव आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। और ये बदलाव खासतौर पर बिजनेस की दुनिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा, एक वक्त था जब डिपार्टमेंट स्टोर काफ़ी हिट हुए थे। फिर उनके बाद आए शॉपिंग मॉल, जहां आज ज़्यादातर लोग शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें उन्हें एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। पहले अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे, पर आज मल्टीपल फास्ट फूड चेन्स का ज़माना है। रेस्टोरेंट्स फ्रेंचाइजिंग इस सेंचुरी के सबसे बेस्ट ट्रेंड्स में गिनी जा सकती है। ये उन लोगों के लिए आइडियल सेटअप है जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, साथ ही ये काफ़ी कन्वीनियंट भी है। जैसे मान लो आपको किसी पॉपुलर रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज लेनी है, तो आपको किसी कंपनी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पॉपुलर रेस्टोरेंट पहले से ही एस्टैब्लिश्ड यानी जमा जमाया है। आपको बस उनका सिस्टम, प्रोसीजर, ड्रेस कोड और एम्प्लॉय मैनुअल फॉलो करना है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपको ये चूज़ करना पड़े कि फ्रेंचाइज के लिए कौन सा बिजनेस सही रहेगा। कोई बिजनेस सक्सेसफुल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी फ्रेंचाइज लेना भी उतना ही सक्सेसफुल होगा। यही वजह है कि इस बुक के दोनों ऑथर, जो लोग फ्रेंचाइजर बनना चाहते हैं, उन्हें मार्केट और ट्रेंड को ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं। अगर आप फ्रेंचाइजर बनने की सोच रहे हो, तो ऐसे लोगों की केस स्टडी पढ़ो जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बिजनेस चला रहे हैं। आप देखोगे कि सिर्फ गिने चुने लोग ही इस टाइप के बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। आपको ये देखना होगा कि क्या चीज़ उनके फेवर में है और क्या नहीं। अपनी फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे। वैसे अगर देखा जाए तो ये सब पता करना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि हो सकता है पहले के वक्त में जो चीज़ें चलती थीं वो आज ना चले। हो सकता है जो पहले फ्रेंचाइजिंग में नहीं चलता था वो आज की डेट में हिट फॉर्मूला हो, क्योंकि इस तरह के बदलाव तो अनप्रिडिक्टेबल हैं। टाइम और सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस के रूल्स भी चेंज हो जाते हैं। खैर, इसके बावजूद 3 साइकिल्स ऑफ बिजनेस की नॉलेज आपको ये समझने में हेल्प करेगी कि फ्रेंचाइजिंग आपके लिए बनी है या नहीं। 3 साइकिल्स वो हैं जो किसी भी फ्रेंचाइज ऑपरेशन की सक्सेस को अफेक्ट करती हैं। पहला है एक्सपेंशन साइकिल। ये फ्रेंचाइज बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आइडियल टाइम है, क्योंकि जब इकोनॉमी सही चल रही होती है तो कंट्री की ओवरऑल वेल्थ भी इंक्रीज होती है। पर दुख की बात यह है कि इसके ठीक बाद आता है दूसरा साइकिल, जो है रिसेशन साइकिल। रिसेशन साइकिल कब आ जाए कोई नहीं जानता। ये अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये नॉर्मल सी बात है।
जिसकी वजह से फिर अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस का ठप हो जाना और बजट में कटौती करना जैसी चीजें होती हैं। तीसरा साइकिल है रिकवरी साइकिल। ये साइकिल धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, जहां एक बार फिर से एक्सपेंशन साइकिल की शुरुआत हो जाती है। एक तरह से ये एक्सपेंशन और रिसेशन साइकिल के बीच की चीज है। आपके अंदर ऑब्जर्व करने की पावर तो होनी ही चाहिए, साथ ही एक और क्वालिटी भी जरूरी है। एक फ्रेंचाइज ओनर बनना उतना ईजी भी नहीं है जितना कि लगता है। आपको हर वक्त फ्लेक्सिबल रहना होगा। एक सिस्टम पहले से चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ऐसा ही चलेगा। इसलिए आपको मॉनिटर, इवैल्यूएट, एनालाइज, चेंज और अडैप्ट करना सीखना होगा। ये दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती, तो आपको भी कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना होगा। तो लगातार चेक करते रहो कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, लेटेस्ट ट्रेंड पर नज़र रखो और जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसके बारे में अपडेटेड रहो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने बिजनेस को कभी कंपटीशन में पीछे मत रहने दो। इसका क्या मतलब है? यानी अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे मत बनो, क्योंकि बॉस्टन चिकन ने भी यही किया था। बॉस्टन चिकन अपने रोस्टेड चिकन के लिए फेमस है। वो लोग इसे कॉर्न, बेक्ड बीन्स और सैलेड के साथ सर्व करते हैं। उनका मेन्यू बेहद सिंपल है, इसलिए उन्हें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। बात अगर लेबर और खाना तैयार करने की हो तो बॉस्टन चिकन काफ़ी सस्ता है। सब ठीक चल रहा था, तभी मैकडॉनल्ड्स एक बिल्कुल अलग बिजनेस के साथ मार्केट में उतरा और बॉस्टन चिकन का राइवल नंबर 1 बन बैठा। मैकडॉनल्ड्स का साइड बिजनेस हार्थ एक्सप्रेस भी बॉस्टन चिकन जैसा ही सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रहा था। हार्थ एक्सप्रेस भी रोस्टेड चिकन बेच रहा था, पर साथ में मीट लोफ और बेक्ड हैम भी दे रहा था। इससे बॉस्टन चिकन टेंशन में आ गया। उन्होंने भी कंपटीशन के चक्कर में अपने मेन्यू में मीट लोफ और बेक्ड हैम ऐड कर दिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। उनका नया मेन्यू लोगों को पसंद नहीं आया और बॉस्टन चिकन की पॉपुलैरिटी कम होती चली गई और प्रॉफिट इतना कम होने लगा कि ज़रूरी खर्चे निकालना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से बॉस्टन चिकन को इस कंपटीशन के चक्कर में $1 मिलियन का अलग से नुकसान उठाना पड़ा। द वे टू गेट लेफ्ट बिहाइंड। बिजनेस ओनर्स फ्रेंचाइजिंग को आगे बढ़ने और ग्रो करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अगर बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो तो क्यों ना उसे आगे बढ़ाया जाए। बेशक ये बड़ा डिसीजन लेने से पहले इस पर गहराई से सोचने की भी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि एक फ्रेंचाइजी बिजनेस उसके ओनर के लिए किसी जिम्मेदारी से कम नहीं होता है। इसलिए इसके हर फैक्टर पर गौर करना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या फ्रेंचाइजिंग का आइडिया सही है या नहीं। क्या होगा अगर कोई और भी इस बारे में पहले से सोच रहा हो और उसका बिजनेस आपके जैसा ही हो? क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप एक फ्रेंचाइज लॉन्च कर सकें? ऑथर कहते हैं कि जब आपने इस समरी को पढ़ना स्टार्ट किया था तभी आपने ये फैसला कर लिया था कि इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक फ्रेंचाइज बिजनेस करने की शुरुआत करने जा रहे हो। लेकिन आप फ्रेंचाइजिंग कैसे करोगे, ये डिपेंड करता है कि आप कौन हो, आपकी एबिलिटी क्या है और आपके एक्सपीरियंस क्या है। इस बुक के ऑथर्स डोनाल्ड और पैट्रिक फ्रेंचाइजिंग बिजनेस पर सेमिनार करते रहते हैं, लेकिन वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई भी दो बिजनेस सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हर ओनर का एक अलग बैकग्राउंड होता है। किसी के पास फ्रेंचाइज खोलने के लिए पैसा होगा तो किसी के पास नहीं होगा। हो सकता है कोई बिजनेस में जल्द से जल्द ग्रो करना चाहता हो तो कोई धीरे धीरे। ऐसे 3 बड़े कारण हैं जो लोग अपना बिजनेस बढ़ाने और फ्रेंचाइज सेट करने के बारे में सोचते हैं। पहला है पैसे की कमी, दूसरा है क्वालिफाइड लोगों की कमी और तीसरा है जल्द से जल्द सक्सेसफुल बनने की चाहत। हालांकि जब आपके पास पैसे और क्वालिफाइड लोग दोनों की कमी हो तो क्यों एक्सपेंड करना। लेकिन ऑथर सोचते हैं कि आप फ्रेंचाइजिंग के जरिए इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंचाइज के लिए पैसा इकट्ठा करने के 2 तरीके हैं। पहला है इंटरनली कैपिटल जनरेट करना। ये वो प्रॉफिट है जो आपको अपने बिजनेस से मिलता है, लेकिन यह प्रॉफिट शायद आपके बैंक में नजर ही ना आए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप इसे लगातार अपना बिजनेस इंप्रूव करने में लगा रहे हैं। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो आप उसे और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करने के लिए या मशीन वगैरह अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रेंचाइजिंग प्लान कर रहे हैं तब ये बुरा आइडिया होगा। अपना प्रॉफिट खर्च करने के बजाय आपको इसे एक्सपेंशन कैपिटल के लिए सेव करना चाहिए। दूसरा है फ्रेंचाइजिंग। जी हाँ, आपने सही सुना। आप अपने फ्रेंचाइज के लिए कैपिटल रेज करने के लिए दूसरों को अपना बिजनेस फ्रेंचाइज के तौर पर यूज़ करने दो, क्योंकि लोग आपको फ्रेंचाइज फी के तौर पर आपका नाम और बिजनेस यूज़ करने के लिए काफ़ी बड़ी रकम देंगे। साथ ही ये आपको सेल्स के लिए रॉयल्टी भी दे सकते हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो आप उनके प्रॉफिट में अपना हिस्सा कमाने के लिए उनसे डील करते हो। तो इन फ्रेंचाइजी को अपने कॉम्पिटिटर्स के तौर पर मत देखो। आप अग्रीमेंट कर सकते हो कि कौन सा एरिया किसका होगा। ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपके पास खुद का फ्रेंचाइज शुरू करने के लिए कैपिटल होना चाहिए। ज़रा सोचिए इसके बारे में। आमतौर पर फ्रेंचाइज फ़ी $35,000 होती है। अगर आपको 10 लोग भी मिलते हैं जो आपका बिजनेस फ्रेंचाइज करना चाहते हैं तो आपको $350 का प्रॉफिट हुआ
और जो फ्रेंचाइज करेंगे वो ज़मीन या जगह लेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे और मशीन वगैरह खरीदेंगे। वो ये सब कुछ करेंगे और बदले में आपको एक पैसा नहीं देना होगा। बेशक आप खुद डिसाइड करोगे कि कौन आपके बिजनेस का फ्रेंचाइज लेगा, लेकिन आपको उन्हें अच्छे से ट्रेन करना होगा ताकि वो आपके बिजनेस की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को सही तरीके से मेंटेन कर सकें। व्हाट फ्रेंचाइजिंग इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि क्या फ्रेंचाइजिंग का पार्ट होता है और क्या नहीं। आपको ये पहले से पता है कि ये एक्सपेंशन कैपिटल का एक सोर्स हो सकता है और आप ये भी जानते हैं कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। लेकिन ऐसा और क्या है जिससे कि आप ये कहें ये एक फ्रेंचाइज है? तो हम आपको बताते हैं। कोई बिजनेस तब फ्रेंचाइज होता है जब उसमें नीचे दिए तीनों एलिमेंट देखने को मिलते हैं। पहला कि जब आप किसी को अपना नाम और ब्रांड यूज़ करने दें, दूसरा आप उन्हें अपना सिस्टम या प्रोग्राम यूज़ करने दें, और तीसरा जब आप बदले में फीस या रॉयल्टी लेते हैं। ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आप उसे फ्रेंचाइज बोल सकते हैं। अगर एक भी एलिमेंट एब्सेंट है तो वो फ्रेंचाइज नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक लाइसेंसर होता है। जैसे कोका कोला एक बड़ी और फेमस कंपनी है। अब कोका कोला किसी और कंपनी को टी शर्ट या किसी और चीज़ पर अपना लोगो प्रिंट करने का लाइसेंस दे सकता है, और कंपनी या कोई शख्स कोका कोला को इसके बदले में पे करेगा। इसे हम फ्रेंचाइजिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है। क्योंकि ना तो कोका कोला ने उन्हें अपना नाम यूज़ करने का राइट दिया है, ना ही उन्हें कोला बनाने का सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताया है, और ना ही अपना सिस्टम ऑफ ऑपरेशन शेयर किया है। फ्रेंचाइजिंग में कई सारे रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट होती हैं। यही वजह है कि लोग अक्सर लाइसेंसिंग यूज़ करते हैं। लेकिन अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करने के बहुत से फ़ायदे भी हैं। इससे आप एक फेमस ब्रांड बन जाते हैं, और फ्रेंचाइज ये भी श्योर करती है कि क्वालिटी कंट्रोल ठीक से हो रहा है। लास्ट में फ्रेंचाइज आपके लिए इनकम का एक अच्छा और लॉन्ग टर्म जरिया बन सकता है। फ्रेंचाइजिंग की दो कैटेगरी होती हैं, स्टार्टअप और कन्वर्जन। स्टार्टअप फ्रेंचाइज उन्हें कहते हैं जब किसी एस्टैब्लिश्ड यानी जमे जमाए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे लोकेशन और बिल्डिंग में एक नया स्टार्टअप खोला जाता है। कई सारे स्टार्टअप फ्रेंचाइज बिजनेस होते हैं, और ज़्यादातर फ्रेंचाइजर नए फ्रेंचाइज को ट्रेनिंग देता है, यानी उन्हें जो फ्रेंचाइज बिजनेस कर रहे हैं। फ्रेंचाइज और उनके एम्प्लॉय को बिजनेस चलाने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है ताकि क्वालिटी कंट्रोल की गारंटी बनी रहे। कन्वर्जन फ्रेंचाइज वो होता है जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है। बेसिकली फ्रेंचाइज बिजनेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद का नाम यूज़ करता है। जैसे कि कई सारे हार्डवेयर स्टोर्स अपना खुद का साइन हटाकर किसी फेमस ब्रांड का साइन लगा लेते हैं। खुद का ब्रांड नेम कहीं पर छोटे से फॉन्ट में लिखा होता है। स्टार्टअप और कन्वर्जन दोनों में ही 3 तरह के फ्रेंचाइज होते हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल फ्रेंचाइज है। इसका मतलब है कि फ्रेंचाइज सिर्फ एक ही इंडिविजुअल यानी शख्स को बेचा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये शर्त पर बेचा जाता है कि फ्रेंचाइज सिर्फ एक लोकेशन या जगह तक सीमित रहेगा। जैसे कि मान लो आप किसी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज ले रहे हो, तो आपको इसे एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही ऑपरेट करना होगा। पहले ये श्योर कर लो कि बिजनेस के लिए वो फिक्स लोकेशन अच्छी हो, यानी अपने पोटेंशियल कस्टमर की एज पर गौर करो। क्या आप ऐसी जगह टॉय स्टोर खोलने की सोच सकते हो जहां सीनियर सिटीजन ज़्यादा रहते हो? दूसरा है मल्टीपल यूनिट फ्रेंचाइज। इसे हम मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। इस तरह की फ्रेंचाइज को एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है और आप कितने यूनिट ओपन कर सकते हैं ये बताया जाता है। ये फ्रेंचाइजर के लिए अच्छी डील साबित होती है। जैसे मान लो आप $35,000 फ्रेंचाइज फीस लेते हो। क्योंकि फ्रेंचाइज मल्टीपल फ्रेंचाइज ले रहे हैं, तो फ्रेंचाइजर उसे पहले स्टोर के लिए डिस्काउंट देगा और इसके लिए फ्रेंचाइजी को फीस $30,000 खर्च करने होंगे। मान लो फ्रेंचाइजर 10 यूनिट लेता है तो बिजनेस ओनर को $300,000 की अर्निंग होगी। थर्ड है सब फ्रेंचाइजिंग। ये तब होता है जब फ्रेंचाइजर अपने मल्टीपल फ्रेंचाइज अलग अलग लोगो या ग्रुप को बेचता है। जैसे मान लो सेंचुरी 21 एक रियल एस्टेट कंपनी है। ये लोग अपनी कुछ टेरिटरी अलग अलग रियल एस्टेट एजेंट को बेचते हैं। बदले में ये रियल एस्टेट एजेंट सेंचुरी 21 के फ्रेंचाइज का पार्ट बन जाते हैं। ये एजेंट फ्रेंचाइज फी को फ्रेंचाइजर के साथ बांट लेते हैं, साथ ही उन्हें रॉयल्टी भी पे करनी पड़ती है। क्रिएटिंग अ फ्रेंचाइजेबल बिजनेस। क्या आपका बिजनेस इस लायक है कि फ्रेंचाइज ऑफर कर सके? आपके बिजनेस में फ्रेंचाइजेबल बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? ऑथर की माने तो एक बिजनेस को फ्रेंचाइजेबल बनने के लिए उसके अंदर ये 3 फैक्टर होने चाहिए। पहला फैक्टर है बिजनेस कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर। हर बिजनेस ओनर यही चाहता है कि उसका बिजनेस सबसे हटकर हो, सबसे यूनिक हो। आखिर कौन नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो इसी में है। जब आप सबसे अलग होंगे तभी तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, हर कोई कुछ हटकर करने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा है और इस प्रोसेस में अक्सर लोग एक ऑर्डिनरी बिजनेस बनकर रह जाते हैं।
अब जैसे फेमस फ्रेंचाइज बिजनेस को ही ले लो, जैसे मैकडॉनल्ड्स, सबवे और केएफसी। इन सब के कॉन्सेप्ट यूनिक और ओरिजिनल तो बिल्कुल भी नहीं है, पर इसके बाद भी इनके अनलिमिटेड फ्रेंचाइज चल रहे हैं, यानी हर शहर, हर स्टेट में आपको इनके आउटलेट मिल जाएंगे। तो फिर आखिर ये कैसे इतने सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बन गए? आखिर इनका सीक्रेट है क्या? तो जवाब छुपा है इनके ऑपरेटिंग सिस्टम में। मैकडॉनल्ड्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट माना जाता है। इनके पास हमेशा अच्छे लोकेशन और लेआउट होते हैं जहां आसानी से पहुंचा जा सके, और इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी कंसिस्टेंट रहती है। साथ ही ये हमेशा फास्ट सर्विस देते हैं, और इनके एडवर्टाइजमेंट का तो कहना ही क्या, वो हमेशा आई कैचिंग होते हैं। बेसिकली मैकडॉनल्ड्स को चलाने का जो तरीका है, वही तरीका उसे एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बनाता है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज बनाना चाहते हो, तो सिर्फ उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर फोकस करो, ना कि कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर को यूनिक बनाने पर। सेकेंड फैक्टर है बिजनेस की मार्केटेबिलिटी। ज़्यादातर फ्रेंचाइज बिजनेस की शुरुआत बेहद छोटी होती है। अक्सर बिजनेस नया होता है और उसकी एक ही यूनिट होती है, लेकिन छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस जैसे मैकडॉनल्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बड़ी फ्रेंचाइज के पास अच्छी खासी रिसोर्स और ताकत होती है, लेकिन एक छोटे से एक यूनिट वाले बिजनेस को भी सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। इसके लिए बिजनेस ओनर में इतना पैशन और डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि वो अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजेबल बना सके। तो आप ये कैसे तय करोगे कि आपका बिजनेस मार्केटेबल है या नहीं? खुद से पूछो, जो प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हो, लोगों को उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। बड़ी कंपनी जैसे मैकडॉनल्ड्स टेस्ट मार्केटिंग करते हैं और ग्रुप्स पर फोकस करते हैं। वो लोगों को अपना पिज्ज़ा या अपने बर्गर की अलग अलग वैरायटी को टेस्ट करने के लिए ऑफर करते हैं और लोगों से फीडबैक लेते हैं। अगर लोगों को कोई नया फ्लेवर पसंद नहीं आता है, तो मैकडॉनल्ड्स उसे कभी लॉन्च नहीं करता है। अगर लोगों को उनका नया प्रोडक्ट पसंद आता है, तो ही उसे मेन्यू में ऐड किया जाता है। आप भी ये टेस्ट कुछ लोगों पर कर सकते हो। जो प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हो, उस पर लोगों की राय पूछो। थर्ड फैक्टर है फ्रेंचाइजर या ओनर की एबिलिटी और कमिटमेंट। क्या आपको लगता है कि आप अच्छे बिजनेस ओनर हैं? आप शायद ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे फ्रेंचाइजर भी हों। हो सकता है कि आपने अकेले अपने दम पर एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया हो, लेकिन सेम चीज़ फ्रेंचाइजिंग में नहीं कही जा सकती। जैसा हमने पहले भी बताया था कि एक फ्रेंचाइज बनने के लिए आपके अंदर कोचिंग स्किल्स होनी चाहिए। आपको अपनी फ्रेंचाइज को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो फ्रेंचाइज सही तरीके से चला सके, क्योंकि उनकी सक्सेस काफ़ी हद तक आपके कोचिंग और ट्रेनिंग पर डिपेंड करती है। साथ ही आपको अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी डेवलप करनी होंगी। जी हाँ, फ्रेंचाइज का मतलब है ज़्यादा पैसा, लेकिन साथ में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने फ्रेंचाइज को पूरी ट्रेनिंग और सपोर्ट दें। मान लो 10 लोग आपके पास आकर आपके बिजनेस की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं और आप उन सबको हाँ कह देते हो, लेकिन तभी आपको एहसास होता है कि आपको उन्हें ट्रेन भी करना होगा। आपको उन्हें अपना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम समझाना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा कि वो अपनी मार्केटिंग के लिए लोकेशन डिसाइड कर सकें। आपको उन्हें कई सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी, क्योंकि वो अब आपके बिजनेस का एक पार्ट है। इसलिए अगर वो कुछ गलत करेंगे तो आपकी रेप्यूटेशन पर सीधा असर होगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको अपने हर फ्रेंचाइज को बिजनेस की क्वालिटी बनाए रखने में उनकी हेल्प करनी होगी। डिटर्मिनिंग योर फ्रेंचाइज स्ट्रक्चर। फ्रेंचाइज स्ट्रक्चर अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जो आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से डिपेंड करता है। अब जैसे कि मान लो आपका बिजनेस ऐसा है जो आसानी से कॉपी किया जा सकता है। मान लो आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जिसमें अमेरिकन फूड सर्व किया जाता है, तो आपका बिजनेस कम कॉस्ट में फ्रेंचाइज में बदल सकता है। साथ ही ये ऑपरेट करने में भी आसान होगा, क्योंकि आपने सिंपल मेन्यू रखा है। तो इस तरह के फ्रेंचाइज एक मल्टी यूनिट या एरिया डेवलपमेंट फ्रेंचाइज बन सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, फ्रेंचाइज 3 तरह के होते हैं: इंडिविजुअल, मल्टी यूनिट या एरिया डेवलपमेंट और सब फ्रेंचाइजिंग। ऑथर्स सजेस्ट करते हैं कि पहली टाइप फ्रेंचाइज बिजनेस करते वक्त इंडिविजुअल फ्रेंचाइज से स्टार्ट करना ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर आप नए हैं तो मल्टी यूनिट या एरिया डेवलपमेंट फ्रेंचाइज आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी फ्रेंचाइज होते हैं जो आपसे कई सारे सवाल पूछेंगे और साथ में लॉयर और अकाउंटेंट की पूरी फौज लेकर आएंगे। तो अगर आप अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हैं, तो शुरुआत छोटे लेवल से करें। एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करें, ताकि जब फ्रेंचाइजा आपसे पूछताछ करें तो आप कॉन्फिडेंटली उनके सारे सवालों के जवाब दे सकें।
बिजनेस ओनर इंडिविजुअल फ्रेंचाइज से ही स्टार्ट करते हैं। आप इसमें जो स्ट्रैटेजी यूज करोगे वो मार्केट सैचुरेशन की स्ट्रैटेजी होगी। ये तब होता है जब आप एक स्पेसिफिक मार्केट या जगह के हिसाब से अपने फ्रेंचाइज को फोकस देते हैं। जैसे मान लो आपने अपने डायना फ्रेंचाइज को अभी तक अपने शहर तक ही सीमित रखा है, फिर आप 4 और यूनिट स्टार्ट करते हो और ये देखते हो कि वो चलेंगे या नहीं। यहाँ सैचुरेशन का यही मतलब है, यानी अपने बिजनेस को शहर के बाकी एरिया में फैलाना। बेशक ये भी सच है कि हर फ्रेंचाइज एक जैसी सक्सेसफुल नहीं होगी। ऐसे में आपको ये देखना है कि किस यूनिट से सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही है। बस आपको इसी पर सारा फोकस करना है। एक इंडिविजुअल फ्रेंचाइज का स्ट्रक्चर इस बात पर डिपेंड करता है कि बिजनेस ओनर किस हद तक पैशनेट है, यानी अगर वो बिजनेस को लेकर कमिटेड है तो ही वो इसे सीरियसली लेगा और उसका बिजनेस ग्रो करेगा। हालांकि ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट की बातें हैं। इंडिविजुअल फ्रेंचाइज के पास लिमिटेड कैपिटल होती है। फ्रेंचाइज के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग और सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, इसलिए फ्रेंचाइज में ग्रोथ काफ़ी स्लो पेस में होती है। अब बात आती है मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज की। तो ये सिचुएशन तब आती है जब आपका बिजनेस किसी स्पेसिफिक लोकेशन में पहले से सैचुरेटेड हो, यानी फैला हुआ हो। ये सिचुएशन तब भी होती है जब एक बिजनेस ओनर किसी खास मार्केट में अपने बिजनेस की कई ब्रांच खोल लेता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किसी बिजनेस ओनर के पास 10 KFC हो सकते हैं, साथ ही ये भी हो सकता है कि वो 5 डेयरी क्वींस भी चलाता हो। तो ये आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि उसके दोनों बिजनेस सेम मार्केट में नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये बिजनेस ओनर अपने कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड पूरी करने की कोशिश कर रहा है। कई सारे बिजनेस ओनर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए यही स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। असल में बोले तो इसके लिए एक अलग ग्रुप होता है जिसे मल्टी यूनिट फूड सर्विस ऑपरेटर्स या MUFSO कहते हैं। ये लोग एनुअल मीटिंग करते हैं और अपने अपने बिजनेस से जुड़ी स्ट्रैटेजी और एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज का एक स्ट्रक्चर होता है जो बिजनेस ओनर्स को सैचुरेशन और प्रॉफिट में जल्दी ग्रोथ अचीव करने में हेल्प करता है। साथ ही आप इसमें और भी सोफिस्टिकेटेड और एक्सपीरियंस्ड फ्रेंचाइजी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ आपको ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करने में वक्त लगता है और साथ में आपके पास काफ़ी पैसा और कनेक्शन भी होने चाहिए। सब फ्रेंचाइजीज उनके लिए है जिनके पास पूरे स्टेट में मल्टीपल फ्रेंचाइजी होती है। अगर आपको याद हो तो सब फ्रेंचाइजिंग उसे कहते हैं जब आप अपनी फ्रेंचाइज अलग अलग लोगों या ग्रुप को बेचते हो, लेकिन ये अभी भी आपकी फ्रेंचाइज ही रहेगी। आपका ब्रांड और नेम यूज करने के बदले ये बस आपको रॉयल्टी पे करते हैं और अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देते हैं। ये उस सिचुएशन में सबसे अच्छा होता है जब टाइम की कमी के चलते या फिर दूर होने की वजह से हर एक यूनिट में जाना पॉसिबल नहीं होता। हालांकि अब क्योंकि मल्टीपल फ्रेंचाइजी हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और हर एक यूनिट की क्वालिटी में भी फर्क होगा। हर फ्रेंचाइजी के लिए आपके सेट स्टैंडर्ड को मैच करके रखना भी काफ़ी मुश्किल होगा, या हो सकता है इनमें से हर एक को मैनेज करने में ही आप बेहद बिजी हो जाए। खैर, जो भी है, सब फ्रेंचाइजिंग फास्ट ग्रोथ भी ऑफर करती है। इससे आपको और भी ज़्यादा फ्रेंचाइज के ऑफर मिलते हैं। कंक्लूजन। तो सबसे पहले आपने सीखा कि एक फ्रेंचाइज खोलना उतना भी आसान नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। फ्रेंचाइजिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको बस एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस का ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करना है, बल्कि आपको पहले ये देखना होगा कि आपका बिजनेस फ्रेंचाइज बिजनेस बनने लायक है या नहीं। दूसरी चीज़, आपने उन कारणों के बारे में जाना कि क्यों लोग फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में सोचते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास कैपिटल और रिसोर्स कम होते हैं। साथ ही कई बार उनके पास इतने क्वालिफाइड लोग नहीं होते कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। यही वजह है कि लोग दूसरों के बिजनेस की फ्रेंचाइज लेना पसंद करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि लोग ग्रो करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द तरक्की हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर सही तरीके से किया जाए तो फ्रेंचाइजिंग बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तीसरी चीज़, आपने उन 3 एलिमेंट के बारे में पढ़ा जो किसी बिजनेस को फ्रेंचाइज बनाते हैं। तो नंबर 1, जब आप किसी और को अपना नाम यूज़ करने देते हो। नंबर 2, जब आप उन्हें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करने देते हो। और नंबर 3, जब आप उनसे फ्रेंचाइजिंग फ़ी या रॉयल्टी लेते हो। तो अगर इनमें से एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो ये फ्रेंचाइजिंग नहीं हो सकता। चौथी चीज़, आपने ये जाना कि फ्रेंचाइजिंग बिजनेस की भी 2 कैटेगरी होती है। एक होता है स्टार्टअप और दूसरा होता है कन्वर्जन। स्टार्टअप तब होता है जब आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कोई नया स्टोर खोलते हैं, और कन्वर्जन तब होता है जब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को फ्रेंचाइज अब्जॉर्ब करती है, यानी दोनों जब मर्ज होकर एक कंपनी बन जाते हैं। पांचवी चीज़, चाहे कोई फ्रेंचाइज स्टार्टअप हो या कन्वर्जन, उसके भी 3 टाइप होते हैं: इंडिविजुअल, मल्टी यूनिट और सब फ्रेंचाइजिंग। टाइप यूज़ करते वक्त फ्रेंचाइज स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना बेस्ट होता है।
छठी चीज़, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपका बिजनेस फ्रैंचाइज बन सकता है या नहीं। इसे तभी कंसिडर करो जब आपको लगे कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है और ये आसानी से कॉपी किया जा सकता हो। अगली चीज़, ये देखो कि आपका बिजनेस मार्केटेबल है या नहीं। जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करोगे तो क्या लोग फ़ौरन खरीदने को तैयार हो जाएंगे। और फाइनली, ये कंसिडर करो कि क्या आप एक कमिटेड फ्रैंचाइज़र हो या नहीं। क्या आप यूज़र फ्रैंचाइजी को ट्रेन और कोच करने के लिए रेडी हो। सातवीं चीज़, आपने फ्रैंचाइज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, तो इंडिविजुअल फ्रैंचाइज के साथ बिजनेस स्टार्ट करना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर शुरुआत करने वालों के लिए है। हालांकि इसमें आपको ज़्यादा सपोर्ट और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, पर फिर भी लिमिटेड कैपिटल के साथ इसे किया जा सकता है। यहाँ आप कुछ खोते हैं तो कुछ बातें भी हैं। मल्टी यूनिट फ्रैंचाइज और सब फ्रैंचाइजिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप ये ऑप्शन तब ले सकते हैं जब फ्रैंचाइजिंग बिजनेस में आपको कई सालों का एक्सपीरियंस हो जाए। इस समरी में जितने भी लेसन आपने जाने हैं वो ज़्यादातर सक्सेसफुल और फेल्ड फ्रैंचाइज को ऑब्जर्व करने के बाद ही ऐड किए गए हैं। इसलिए एक तरह से ये आपके लिए एक एडवांटेज की तरह है कि आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाएंगे जो पहले के फ्रैंचाइजर्स ने की थीं। ये सारे लेसन एक गाइड की तरह हैं, इन्हें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अपने बिजनेस के साथ अपना माइंड ग्रो करना ज़रूरी है। जब भी आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़े तो आप इस समरी को सुन सकते हो। इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके फ्रैंचाइज बिजनेस को सक्सेस की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।